बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अहल खाना अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, कुर्लुस उस्मान एपिसोड नंबर 109 पार्ट 1 का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। नाज़रीन, एपिसोड का आगाज़ उसी सीन से होता है जहाँ पिछले एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 108 का इख्तिताम हुआ होता है। मंगोलों ने उस्मान साहब को चारों तरफ से घेरा होता है और वो सामने खड़ा कमांडर कमांडर समादर उस्मान साहब से कहता है कि आपको मारने के बाद आपकी तमाम तर ज़मीनों पर मैं कब्ज़ा कर लूँगा और तमाम तर ज़मीनें मंगोलों की मलकियत हो जाएंगी। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि वो चीज़ें जो कि मेरी हैं, यानी कि वो सरज़मीनें जो कि मेरी हैं, अगर तुमने उसको छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। कमांडर समादर जवाबन कहता है कि आप इस वक्त रस्सियों में जकड़े हुए हैं और बहुत जल्द आपको कोई टांगने वाला यानी कि फांसी देने वाला फांसी दे देगा। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, मैं रस्सियों में घिरा हुआ हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं भेड़िया हूँ। तुम खुले और आज़ाद घूम रहे हो और तुम मर जाओगे बहुत जल्द मेरे हाथों से, लेकिन मरते दम तक तुम गीदड़ ही कहलाओगे। और तुम्हारे पास सिर्फ तब तक मोहलत है जब तक कि मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। बेंदर भी खामोशी से खड़ा ये बातें सुन रहा होता है कि उस्मान साहब कितनी मुश्किल सूरत हाल में हैं, लेकिन उसके बावजूद कमांडर समादर को कितने दलेराना अंदाज से जवाब देते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ दुरसुन फकी और अलाउद्दीन बे सरदारी कमरे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान सरदारी कमरे के सामने एक सिपाही आकर दुरसुन फकी के सामने आ खड़ा होता है। दुरसुन फकी उनको बताते हैं कि मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं, इनका नाम अलाउद्दीन है और ये उस्मान साहब के बेटे हैं, यानी कि शहजादे अलाउद्दीन। और सुल्तान अलाउद्दीन शहजादे अलाउद्दीन से कुछ अहम मौज़ूआत पर बातचीत करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अलाउद्दीन साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। वो शख्स उल्टा दुरसुन फकी के साथ बहस करने लगता है। वो कहता है कि दुरसुन फकी, क्या आपको ये मालूम नहीं कि महल में आने से पहले इजाज़त ली जाती है और आप बगैर इजाज़त कब से महल में दाखिल होने लगे? जब से आप सरहदी जगहों के ऊपर कुनिया की तरफ से मामूर काजी हुए हैं, लगता है तब से आपने असूलों को फरामोश करना शुरू कर दिया है। फिर वो शख्स अलाउद्दीन बे की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो महल हैं, यानी कि सल्जूकी महल, इनका एक अपना ही वज़न है। जो भी शख्स यहाँ पर आता है, उसको यहाँ का दबदबा तो बर्दाश्त करना पड़ता है। अलाउद्दीन बे जवाबन कहते हैं, दबदबा, वज़न या अहमियत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के करीब होने से होती है। जो शख्स जितना अल्लाह के करीब होता है, उसमें उतनी ही ये चीज़ें पाई जाती हैं। और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप कभी वक्त निकाल कर हमारे महल की तरफ आएं, ताकि आपको ये मालूम हो कि वहाँ पर दुश्मन नहीं घूमते। अलाउद्दीन बे का इशारा दरअसल मंगोलों की जानिब होता है कि आप लोग इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दुश्मन खुला आपके महलों में घूम रहा है। और इससे कई ज़्यादा बेहतर तो हमारी सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर मंगोल कदम भी नहीं रख सकते। फिर अलाउद्दीन बे बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उस शख्स को जवाब देते हुए दिखाई देते हैं कि आप हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं और मुझे अलाउद्दीन साहब से मिलना है और ये बहुत अहम मामले पर बातचीत है। मेरा ख्याल है कि अब आपको दरमियान से हट जाना चाहिए। वो शख्स बहुत ही हैरानी के साथ अलाउद्दीन बे की तरफ देख रहा होता है कि आखिर इतनी छोटी उम्र में भी अलाउद्दीन बे ने कैसे मुझे लाजवाब कर दिया है, क्योंकि वो शख्स दरअसल अलाउद्दीन बे और दुरसुन फकी के ऊपर सल्जूकी महल का दबदबा डालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अलाउद्दीन बे के रवैये से ये बात हरगिज जाहिर नहीं होती कि वो उसकी किसी भी बात से डर गए हैं। उसके बाद वो शख्स वहां पर मौजूद सिपाहियों को कहता है कि आप सरदारी कमरे के दरवाजे खोल दें, क्योंकि अलाउद्दीन बे अंदर दाखिल होना चाहते हैं। दूसरी तरफ उसी कमरे का मंजर दिखाया जाता है जहां उस्मान साहब को मंगोलों ने जकड़ा हुआ होता है। बेअंदर उस्मान साहब के आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, वाह उस्मान साहब वाह, अपनी सूरत हाल तो देखें, आपने खुद को किस सूरत हाल में लाकर फंसा खड़ा किया है। फिर वो मिसाल देने लगता है कि हर बादल के इर्द गिर्द चांदी की लकीर हुआ करती है। अब देखें आपके सामने कौन खड़ा है। बेअंदर, वो बेअंदर जिसको आप बहुत कमजोर समझा करते थे और जिसकी काबिलियत और ताकत को आप नजरअंदाज किया करते थे, वो आज आपके सामने खड़ा है। और यकीनन आज आपको उसकी ताकत का अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि कुछ ही देर में वो आपको मुकम्मल तौर पर मात दे देगा। ये कहते हुए बेअंदर वही घटिया हरकत करता है जो हरकत करने पर कमांडर समादर पर उस्मान साहब को गुस्सा आया होता है। यानी कि बेअंदर अपनी तलवार को उस्मान साहब की अंगूठी की तरफ लेकर जाता है और उस अंगूठी पर अपनी तलवार मारता है, जिसकी वजह से उस्मान साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उस तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उस्मान साहब के उसी हाथ से लहू टपकने लगता है और साथ साथ उस्मान खड़े होते जाते हैं और गुस्से में बयंदर को ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि तुम जैसे गीदड़ों की हुक्मरानी सिर्फ तब तक हुआ करती है जब तक कि भेड़िए अपने पैर पर खड़े ना हो जाएं।
ये कहते ही उस्मान साहब अपना सर बेअंदर के मुंह पर दे मारते हैं और फिर वही रस्सियां जो उस्मान साहब के इर्द गिर्द होती हैं, उस्मान साहब उन पर जान लगाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद तमाम तर मंगोल हिलकर रह जाते हैं। कमांडर समादर उस्मान साहब को ये कहता हुआ दिखाई देता है कि उस्मान, आप ज़्यादा ज़ोर आजमाई मत करें, क्योंकि मुझे मजबूरन फिर आपको कत्ल करना पड़ेगा। उस्मान साहब, जो कमांडर समादर की कोई बात नहीं मान रहे होते, और मंगोलों को अपने मुक्कों और लातों की मदद से मारते चले जाते हैं। भयंदर कमांडर समादर को एक तरफ ले जाता है और कहता है कि तुम उस्मान साहब को हरगिज नहीं मार सकते। उस्मान साहब को जिंदा रखना हमारी मजबूरी है। कमांडर समादर कहता है कि उस्मान साहब मेरा शिकार है और मैं इनको शहीद करके ही रहूंगा। बेअंदर कमांडर समादर को समझाता है कि अगर तुम्हें अपने तमाम तर सिपाही अजीज हैं और तुम नहीं चाहते कि उनको कत्ल कर दिया जाए, तो तुम्हें वही करना होगा जो कि वालदा सुल्ताना का हुक्म है, और वालदा सुल्ताना ये नहीं चाहती कि उस्मान साहब को शहीद कर दिया जाए, क्योंकि बहुत से कबाइल उस्मान साहब के मातहत हैं, और अगर उस्मान साहब को शहीद कर दिया गया तो बगावत हो सकती है, खाना जंगी हो सकती है, और वालदा सुल्ताना हरगिज ये नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। क्योंकि तमाम तर कबाइल उस्मान साहब पर भरोसा करते हैं, तो हम उस्मान साहब को इस अंदाज से कत्ल नहीं कर सकते। हमारा मंसूबा ये है कि पहले उस्मान साहब को गद्दार साबित कर दिया जाए, जिसकी वजह से तमाम तर कबाइल उस्मान साहब के वैसे ही खिलाफ हो जाएं, और फिर उसके बाद उनको शहीद कर दिया जाए। कमांडर समादर जवाबन कहता है कि जो शख्स अपने शिकार को छोड़ देता है, बिल आखिर वो खुद ही शिकार बन जाता है। लेकिन बयंदर, ये आखिरी मर्तबा है कि मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। उसके बाद कमांडर समादर अपने मंगोल सिपाहियों से कहता है कि मुझे उस्मान साहब जिंदा और सही सलामत चाहिए। बुरहान अल्प और दीगर सिपाही कमरे के बाहर से गुजर रहे होते हैं कि उनको ये आवाज़ें आने लगती हैं। जैसे ही बुरहान अल्प ये आवाज़ें सुनते हैं, तो वो अपने सिपाहियों से कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि उस्मान साहब को हमारी मदद की ज़रूरत है। ये कहते ही बुरहान अल्प और दीगर सिपाही उस कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं जहां उस्मान साहब अकेले मंगोलों के साथ लड़ रहे होते हैं। बुरहान अल्प और बाकी सिपाही भी उस लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं और एक के बाद एक मंगोल को मुक्के और लातों के साथ मारते चले जाते हैं। बयंदर और कमांडर समादर भी बहुत बुरे तरीके से पिट रहे होते हैं, और बिल आखिर उस्मान साहब एक मुक्का मारते हैं, जिसकी वजह से कमांडर समादर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। नाजरीन, इस लड़ाई के मंजर का आपको डिस्क्रिप्शन में लाजमी लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट यानी कि www.tipsplate.com पर पहुंचकर आप वो सीन देख सकते हैं। और नाजरीन, आज के एपिसोड नंबर 124 से लेकर 131 तक होंगे, यानी कि ये 8 पार्ट्स बनेंगे। नाजरीन, एपिसोड नंबर 124 पार्ट 1 का इख्तिताम हुआ। कुछ ही देर में पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सकें। नाजरीन, एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे नए चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर खुदा न खास्ता इस चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाएं, तो आप ये एपिसोड्स देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। हमारे उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।